so the connection should be prefabricated. उसके ऊपर आप जो मर्जी कीजिए, then there is not a problem. और एज सर सजेस्टेड आपने स्टॉक अबटमेंट ही यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ प्री फैब्रिकेटेड. सो व्हाट आई वुड डू इज़ मैं स्टॉक अबट इम्प्रेशन ले लिया, स्टॉक अबटमेंट विल गो ऑन द मॉडल, मैं सर्वेयर पर लगा दूंगा उसको एंड आई विल ट्राई एंड गेट रिड ऑफ अंडरकट्स फर्स्ट. अंडरकट्स निकाल देने के बाद आई विल मेक श्योर इट इज़ वेरी स्मूथ. उतना होने के बाद आई कैन पुट कंपोजिट ऑन टिटेनियम जो ओपेकर का काम कर लेगा एंड देन आई कैन मिल अ क्राउन, फिक्स इट ऑन टॉप. ये सिंगल क्राउन हो गया. ब्रिज सेम कॉन्सेप्ट पे जाएगा बट हम लोग उसमें नॉन हेक्स टाई बेसिस यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा. विच रमीज एक डाउट है मेरा बिकॉज यहाँ बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस है, लैब ओनर्स हैं एंड दे ऑल विल बी एग्री विथ मी कि अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स डायरेक्ट अबटमेंट लेवल इंप्रेशन प्रेफर करते हैं इम्प्लांट में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जिस लैब में विजिट करता हूँ मैं सब जगह मॉडल्स वही देखता हूँ. इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन अभी भी बहुत लोग नहीं लेते हैं. आई कैन लिटरली से 30% 40% लोग इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन लेते हैं, 60% या उससे ज़्यादा तो अबटमेंट लेवल ही प्रीफर करते हैं. तो यू आर सेइंग कि सीमेंट रिटेन नहीं करना है ग्राफिन में, तो क्यों नहीं करना है एंड उसमें कुछ फ्यूचर में स्कोप है क्या सीमेंट रिटेन? बिकॉज बहुत सारे प्रैक्टिशनर अभी भी सीमेंट रिटेन ही करते हैं, लेकिन इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन बहुत लोगों को टीडियस लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो नहीं है लेकिन फिर भी लगता है. सर सीमेंट रिटेन हम इसलिए प्रिफर नहीं करते हैं कि वो एक्सेस सीमेंट निकल रहा नहीं है. ये सर वही रीज़न है. अब अगर आप अबटमेंट लेवल भी करना चाह रहे हैं सर प्लीज़. या सो आई कैन ऐड टू दिस पॉइंट कि अगर कोई चाहता है कि हम सीमेंट करें तो उनको एनकरेज कीजिए सीमेंट स्क्रू रिटेन बनाने कन्वर्ट करने में. सो जस्ट सीमेंट इट इन द माउथ में सीमेंट करने दीजिए. आप वो एक्सेस होल बना के दीजिए या फिर उनको बनाने बोलिए. बहुत इजीली है, आरसी ओपन करते हैं वैसे जस्ट एक पंच करना है. और ग्राफिन में इट इज़ ऑल द मोर ईजियर बिकॉज मेटल और सेरामिक या जर्कोनियम में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ग्राफिन में. एंड उसके बाद उनको बोलिए कि आप अनस्क्रू करके उसको निकालिए असेंबली को पूरा बाहर. यानी क्राउन सीमेंट हो गया है अबटमेंट पे, डिसएंगेज द अबटमेंट, टेक इट आउट. देन व्हाट दे विल सी इफ देयर इज एनी एक्सेस सीमेंट, उसको वो वहीं के वहीं वो साफ कर सकते हैं एक्स्ट्रा ओरली. एंड देन ऑब्वियसली वो जो आपका ग्राफिन की जो क्राउन की मार्जिन है, लाइक ही सेड राइटली कि वो परफेक्ट नहीं आएगी कभी भी. ठीक है, तो वो पूरी तरह मार्जिन पे सीट होगा नहीं, क्योंकि मार्जिन तो सब जिंजाइबल है. तो वो जो पार्ट है उसको फ्लोएबल कॉम्पोजिट से उनको फिर फिल करना पड़ेगा और फिर बाहर से पॉलिश करना पड़ेगा और फिर वापस लगाना पड़ेगा. इससे अच्छा इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन क्यों नहीं लेते? तो मतलब दिस इज़ अ वर्क अराउंड. इट इज़ फार ईजियर टू टेक अ प्रॉपर इंप्रेशन विथ इंप्रेशन पोस्ट. And then so this is the way it is done. If it has to be cemented, then it has to be cement screw retained with a hole. बिल्कुल होगा बॉन्ड. सी ग्राफिन डजंट नो इधर स्टॉक अबटमेंट और टाइबेस है ना, सो दैट सरफेस ट्रीटमेंट विल बी द सेम. Yeah, so for the simple reason that tie-base has a lot of space around it. It's narrower in profile, right? And a stock abutment would be a little bulkier. तो जितना abutment bulky रहेगा उतना superstructure का बल कम होते जाएगा. So we want the superstructure to be stronger. Bonding, the protocol, if the dentist is ready to sandblast it in the clinic, same process will be exactly the same. No difference. There are two concerns. One is of the bulk, which I said. The second is color. If the stock abutment is very bulky and if you sandblast it, that grey color will show through the graphene crown. यानी वो क्राउन का शेड डार्क हो जाएगा क्योंकि उसका थिकनेस कम हो जाएगा. सो the cement that I showed you, for example, that DTK Kleber, it comes into as a translucent variety आता है और एक opaque आता है. तो opaque cement, if you use, it can to a large extent mask this color. So try to go for opaque cement. Try to use opaque cement which can mask the color darkness of the abutment. Yeah. DTK Kleber, who supplies that? DTK Kleber. Dealer कौन है? Trident India. हाँ, Trident India. विक्रम वैद्य कर पुणे में है ना, पुणे बेस्ड ऑफिस है. आई एम श्योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन. So I'm sure other companies like GC also have this option. This is because I only knew this and I have limited access in my city, in Nagpur, to various dealers.
for whatever I get, I have to work with that. But I'm sure there are other companies which are offering equally good products. Yes. पूछिए. I think we can work with the cement retain cases also. हाँ. If the doctor chooses the right gingival height Yes. and if he is having a supra gingival margin, he can go with a cement retain, and I would prefer to go for a cement retain for single unit at least, Okay. because it is very easy to get a access hole post if he wants to remove the crown also after 2 years, 3 years, whenever he wants to. See, it's a good question. If the dentist can take so much of effort as to match the gingival margin perfectly and select a perfect abutment, he might as well take a implant level impression, which will make things much easier. But direct cementation, for example, using resin modified glass ionomer or a resin cement is not recommended. So dentist must be prepared to then sandblast it, sandblast the abutment, and then use the Visiolink on the graphene crown inside, and use a metal primer on the abutment. If he is ready to do all that, why not? But I doubt. I mean, जो एक इम्प्रेशन लेने को तैयार नहीं है वो इतना सब क्यों करेंगे? इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उनको सीमेंटेशन में rather than so. It's not a contraindication at all. The problem is that if he recommends something and if it doesn't work, na, with a new technology or a material, they immediately they will say, "अरे ये तो failure है, कुछ काम करनी ऐसा." So you have to tell the right protocol. Once they, for a dentist or an implantologist who knows what he is doing, can very well do cementation, no problem, direct. Also, as a lab, abutment जो है, it should not have any sharp border, sharp margin. That can also affect material. एंड जैसे सर ने बोला है कि आप कास्ट पे सीमेंट कर सकते हैं एंड देन उसको एज अ स्क्रू रिटर्न माउथ में फिक्स कर सकते हैं, वैसे आप माउथ में भी डायरेक्टली सीमेंट कर सकते हो. वंस सीमेंट सेट्स यू कैन रिट्रीव इट, एक्स्ट्रा सीमेंट निकाल दो एंड फिक्स इट अगेन. यू कैन डू दैट आल्सो. या As I recently just heard about the cementation protocol, do we have to put a metal primer on the abutment when you're doing a cementation in the lab? Yes, metal primer containing 10 MDP is highly recommended. So either Z Prime from Bisco or you have Monobond Plus from Ivoclar. Metal primer is, you have the MKZ primer from Brident. So all these metal primer has to be used. See, all this is प्रोटोकॉल कैसा है, जुगाड़ तो और शॉर्टकट तो हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में क्या है कि एक भी चीज़ मिस हुआ ना तो इट कैन अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट. सो ट्राई टू फॉलो द प्रोटोकॉल एंड मेटल प्राइमर्स आर यूज्ड फॉर सो मेनी अदर थिंग्स इन द लेबोरेटरी. सो And other thing is the stock abutments are really smooth and straight. Yes, and the yes. tie base has a little slots on serration for retention. Yes. So will the cementation be the same between the stock and the tie base, or tie base is still better? Your point is valid that tie base has inbuilt serrations to encourage retention, whereas a stock abutment is absolutely smooth. But if you sandblast it with 110 microns, sand properly, thoroughly from all the sides, doesn't make much of a difference. Cementation. We have done a lot of work on this. We have done a lot of studies. The retention is not based on macroscopic feature as much as microscopic feature. So sandblasting with 2 to 3 bar pressure, 110 micron sand is the best thing that you can do. That is. सीमेंटेशन का वीडियो है, प्ले कर दूं क्या? टाई बेस सीमेंटेशन का वीडियो. हाँ, करो ना. Yes. Also 110. उसमें तो 110 लिखा है, but clinician will not have 110. हाँ, साउंड भी चाहिए. थोड़ा लाइट बंद कर दीजिएगा. The 50? हाँ. हाँ. The sandblasting. The time period you mean? No, not. It doesn't matter. Actually, it is the how close you can go. I mean, the distance of the tip from the metal or the tie base, and the pressure. So if you have like 2 to 3 bar pressure, if it is regulated, well regulated, it comes. So most of us will agree कि हम वो एक visual हमारा ये रहता है ना, sandblast अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ. ये एक अपना माइंड ट्रेन आंखों से देखने से हमको समझ जाता है कि ठीक से हुआ है ये नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं ना अलग अलग, या फिर ऑक्सीडेशन जैसे मेटल के पीछे वो ग्रीन कलर दिखाई देता है, इसका मतलब सैंडब्लास्ट नहीं हुआ है. जो अच्छे से हुआ है वो लाइट ग्रे कलर दिखाई देता है एकदम थरो. ऑफ कोर्स इफ यू यूज मैग्निफिकेशन इट विल हेल्प
इफ़ यू हैव आपका वो मैग्नीफायर है तो ज़्यादा अच्छा है, but not more time unless if you are using a air rotor, I mean a clinical sandblaster which goes into the air rotor coupling. There the pressure may not be adequate, so there you may have to use for a little more time to make sure there is homogeneous roughness, microscopic roughness created. And I always recommend that the abutment or the tie base should be kept on an analog, fixed on an analog, and then sandblasted, so that you don't damage the connection portion. You can hold it properly, you can rotate it in all possible directions. कभी कभी क्या होता है, वो सामने सामने अच्छा सैंडब्लास्ट होता है, पीछे के साइड में होता नहीं है, फिर वो डॉक्टर अच्छे से घुमा के देखता नहीं है. So it should be absolutely uniform. Magnification really helps. So some form of magnification, either loops or that magnifying glass, should be used to examine it. ये दिखता नहीं है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है इसका, काफ़ी डिबॉन्डिंग होता है ना, so it doesn't look nice, and especially in the mouth the tie base is so small that if the crown comes out, it is no dentist can re-cement it back. Everything has to be removed. तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है. Sandblasting and all these surface treatments are very critical for success. So it is important. So there's a small video of cementation on tie base. We will play that. They have sandblasted both the GCAM restoration as well as the tie base. This is the metal primer which we were talking about, MKZ. This works. Same primer works for metal, zirconia, and ceramic also. Here I think they are applying opaquer. Cement DTK opaquer. DTK opaque version of the cement. Visiolink, this is the polymer primer. It has to be light cured, so this is very important. Once this primer is applied, you have to light cure it. Unfortunately, I will tell you that the company people will always tell you that this should not be done. You should not mix it outside. Okay, it has to be used with that mixing tip. अब वो इंडियन दिमाग यही सोचता है कि बहुत महंगा पड़ता है, उसके अंदर मटेरियल वेस्ट होता है और होता है, सही बात सच है. लेकिन उसका ना रिजल्ट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे आर्बिट्री मिक्स करेंगे ना तो कभी कभी सेट ही नहीं होता है वो पूरी तरह, और पेशेंट के मुंह में निकल के आता है वो क्राउन. सो यू हैव टू यूज़ दैट डेजिग्नेटेड टिप. कोई दूसरा टिप भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत रेगुलेटेड है. हाउ मेनी स्पाइरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर थॉरोली मिक्सिंग इट, इट इज़ रेगुलेटेड. सो इट इज़ एक्सपेंसिव. चार्ज योर डॉक्टर फॉर दैट. Don't hesitate, okay, but use the right thing, because if you mix it like this, sometimes there is a chance of debonding, that sometimes this material doesn't set on completely, so this is a problem. If you read the literature on DTK, it is written that the setting time is 4 hours. Its setting time it is a dual cured material, but the setting time written on it is 4 hours. So don't try to test it immediately. यानी लगा के तुरंत उसको खींच के देखने की कोशिश मत कीजिए. Usually lab में आप you are lucky, आपको टाइम रहता है
यानी आप दूसरे दिन भी भेज सकते हैं डॉक्टर को वो वर्क, तो ओवरनाइट या कुछ घंटों के लिए उसको उसके ऊपर लगे रहने देना चाहिए. आइडियली प्रेशर वो जिग जैसा रहता है ना, क्लैम्प जैसा, इफ़ यू कैन अप्लाई प्रेशर यानी एनालॉग पे लगा के वो क्राउन को उसके ऊपर प्रेशर देके या रबर बैंड से बांध के उसको रखेंगे तो सबसे बेस्ट, सो दैट द क्राउन या yes, you can use U200 as well. Yes, as a Metal, they are written that they can use as a metal primer also. yes, so the all is 8th generation bonding agent na, they claim that they have multi-purpose use, but I will not recommend that in laboratory, because the laboratory you have these materials which are much better, but as a clinician if you have nothing at all you can use 8th generation bonding agent, but I will still suggest that use the proper polymer primer and metal primer. ये कैसे यूनिवर्सल बोलते हैं लेकिन आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव, नोबडी नोज. इनफैक्ट ऑल एक्सपर्ट्स दैट आई हैव स्पोकन टू इन यूरोप ऑल्सो दे ऑल से दैट दे नेवर विल रिकमेंड यूज ऑफ अ डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट फॉर एज अ मेटल प्राइमर. सो ट्राई टू यूज द सेम. सो ब्रिंगिंग द टॉपिक बैक टू सीमेंट रिटेन अबटमेंट पे होगा या नहीं, इट इज़ नॉट दैट नहीं हो सकता है, वैसा नहीं है, पर उसके जो स्टेप्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो इंस्टेड गुड इम्प्रेशन ऑन अ टाई बेस, इट इज़ वे ईजियर. दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग. सर ने स्टेप बता दिए, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें. आई विल अगेन रन यू थ्रू द स्टेप्स. वट एवर इट इज़ हैज़ टू बी सैंड ब्लास्टेड, वेदर इट, अगर वो टाई बेस है तो टाई बेस, स्टॉक अबटमेंट है तो स्टॉक अबटमेंट. उसको सरफेस रफनिंग ज़रूरी है, प्राइमर लगाना ज़रूरी है, अगर वो मेटल है तो मेटल प्राइमर, या कोई और स्ट्रक्चर है तो उसका प्राइमर. फिर उसके बाद आपको क्राउन का इंटरनल सरफेस सैंड ब्लास्ट करना ज़रूरी है, उसको वॉश करना ज़रूरी है, स्पिरिट, एथाइल अल्कोहल और व्हाटएवर. फिर प्राइमर क्राउन सरफेस के अंदर लगाना भी ज़रूरी है. एंड देन कम्स द मिक्सिंग सीमेंट. मिक्स किया, एक्सेस साफ किया, सर ने जैसे बताया रबर बैंड लगा के आपने रख दिया सो दैट इट सेट्स नाइसली. दैट इज़ वाई कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस वी थिंक टाई बेसिस बहुत ईजी है, सब कुछ लैब करके डॉक्टर को भेज देंगे, डॉक्टर को सिर्फ स्क्रू करना है, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्राउन्स, सिंगल क्राउन्स की हमने बात की, सेम विल गो फॉर ब्रिजेस एज वेल. नॉन हेक्स टाई बेसिस या नॉन हेक्स अबटमेंट्स एंड द एंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड. जैसे आप क्राउन के लिए कनेक्टर्स ध्यान रखते हैं वैसे इम्प्लांट के लिए भी रखना होगा. वही 14-15 mm स्क्वायर, वही 2 पॉन्टिक्स से ज़्यादा नहीं टू बिगिन विथ. इफ़ इट इज़ एंटीरियर्स 6 यूनिट्स डन. इसके बाद आई विल कम टू फुल आर्च प्रोस्थेसिस. फुल आर्च प्रोस्थेसिस ऑल ऑन 4 होगा, ऑल ऑन 6 होगा, और मे बी मोर देन 6 इम्प्लांट्स. द क्वेश्चन इज कब हम मोनोलिथ कर ले और कब हम लोग मोनोलिथ जीकैम नहीं करें, उसका डिफरेंस थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है. सो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, द मेथड वी फॉलो इज स्क्रू चैनल्स सेंटर में है. इफ द एक्सेस होल्स आर इन द सेंटर, that allows me to keep good bulk all around my tie bases, whether they are multi units or implant level hexes, whatever it is. So if we are sure that we will be able to manage 2.5 to 2 mm of material all around your tie bases, then you can go ahead with monolithic prosthesis. But if it is an all on 4, then you know कि थोड़ा cantilever तो है ही है. So as sir said in the morning, 10 mm से ज़्यादा हम लोग एक्सीड नहीं करते हैं. 10 mm इज़ द मोस्ट. सो इन एन आइडियल सिचुएशन यूजुअली सेकंड प्रीमोलर पे हमारे पोस्टीरियर इम्प्लांट्स होंगे. सो दैट वुड मीन आई कैन ऐड फर्स्ट मोलर, उससे ज़्यादा नहीं. एंड अगर से स्क्रू चैनल्स सेंटर में एग्जिट नहीं हो रहे हैं, जो बहुत बार होता है, आइडियल केस, इम्प्लांट केस हर बार तो मिलेगा नहीं. So in that case, if we are not sure of being able to manage bulk all around the tie bases, we can go with substructure which can either be casted, it can be milled, और जब हमारा G strong आ जाएगा, it could be G strong. Substructure metal का हो जाएगा and ऊपर we can make this. So all of this is still going to be screw retained prosthesis.
मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसके सैम्पल्स हैं मेरे पास. मैं एक बार रोटेट कर दूँ क्या?